नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, केम छो। मैं आपका अपना दोस्त असिस्टेंट प्रोफेसर धीरज शर्मा इतिहास को एक रोचक विषय बनाने के लिए फिर आज एक बार आपके बीच। आज साथियों अपने पढ़ेंगे राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं व राजपूत काल। इस पूरे टॉपिक को जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम के अंदर ये कम से कम 50% वेटेज यह खंड रखता है। मैं आने वाले कुछ वीडियो में इस टॉपिक को बहुत ही आसानी से आपको समझाऊंगा ताकि आपको लगने वाले इस कठिन टॉपिक को बड़ा ही रोचक साथियों अपने बनाएंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं शुरू करता हूं। साथियों आज अपने पढ़ेंगे राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया था। 1 नवंबर 1956 में। और हमें यह भी याद होना चाहिए कि यह कार्य 7 चरणों में पूरा हुआ। अब यहाँ 2 प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न क्या बनता है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ, तो 7 चरणों में। और यह चरण कहां से प्रारंभ हुआ था, यह चरण मत्स्य संघ के निर्माण से यह चरण प्रारंभ हुआ था। और इस कार्य की पूर्णता कब हुई, 1 नवंबर 1956 को। उससे पूर्व राजस्थान किस प्रकार का राज्य था, ब, बी या ख श्रेणी का राज्य था। मतलब ख, ब या बी श्रेणी का राजस्थान राज्य था। 1 नवंबर को प्रत्येक वर्ष राजस्थान की स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब आपको अंतर समझ लेना है, राजस्थान की राजस्थान स्थापना दिवस और राजस्थान दिवस दोनों में अंतर समझ लेना है। यदि एग्जामिनर यह प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान स्थापना दिवस कब है, तो इसका उत्तर क्या होगा, 1 नवंबर। यदि एग्जामिनर पूछ ले राजस्थान दिवस तो उत्तर क्या होगा अपना, 30 मार्च। स्थापना और राजस्थान दिवस दोनों के प्रश्न को हमने समझ लेना है कि प्रश्न हमसे पूछ क्या रहा है। तो यदि राजस्थान दिवस पूछता है तो हमारा उत्तर क्या होगा, 30 मार्च। यदि पूछता है राजस्थान स्थापना दिवस तो उत्तर क्या होगा, 1 नवंबर। और राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ। हमने इसकी बात कर ली है, 7 चरणों में पूरा हुआ। भूगोलवेत्ता आरएल स्टेन ने घग्गर नदी को वैदिक कालीन सरस्वती नदी माना है और उसका सर्वेक्षण करवाया है। आरएल स्टीन ने क्या किया, आरएल स्टीन ने यह किया कि घग्गर नदी को वैदिक कालीन नदी माना, मतलब वैदिक कालीन सरस्वती नदी माना है। बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है और इसका सर्वेक्षण कराया। मतलब उन्होंने वैदिक कालीन सरस्वती नदी किस नदी को माना, घग्गर नदी को वैदिक कालीन सरस्वती नदी माना और उसका सर्वेक्षण करवाया। अब बात करते हैं साथियों, और टॉपिक तो दोरो को नहीं, अपन तो दोरो कौन रहना है, सोरा में समझना है, बहुत ही सोरा है। याद रखो आरएल स्टेन, आप आराम से इसको सीख सकते हो। अब देखो आरएल स्टेन ने अपने सर्वेक्षण को अप्रैल 1942 में द रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी द्वारा प्रकाशित करवाया। आरएल स्टीन ने अपने सर्वेक्षण को 1942 में रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के द्वारा पूरा करवाया। मतलब रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के द्वारा मतलब रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी नामक पत्रिका में प्रकाशित किया। कब किया, 1942 में अप्रैल के महीने में। मतलब उन्होंने जो घग्गर नदी थी उसको उन्होंने वैदिक सरस्वती नदी माना और इसका सर्वेक्षण का कार्य किया और इस सर्वेक्षण को उन्होंने रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी द्वारा प्रकाशित मैगजीन में छपवाया। साथियों अब बात करेंगे इस पत्रिका में किस शीर्षक से यह छपी थी। द रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी जो पत्रिका थी उसमें यह सर्वेक्षण किस शीर्षक से छपा था, ए सर्वे ऑफ एशियंट
सर्वे ए सर्वे ऑफ एशियंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर नाम से इस पत्रिका में यह शीर्षक से यह सर्वेक्षण छपवाया गया। आर.एल. स्टेन के इन प्रयासों से घग्गर नदी को सरस्वती नदी का वर्तमान रूप मानने में लोकप्रियता मिली। यदि प्रश्न पूछ ले कि किसके प्रयासों से वैदिक कालीन सरस्वती नदी को मानने में लोकप्रियता मिली, मतलब घग्गर नदी को वैदिक कालीन सरस्वती मानने वाले विचार को किसके कार्य से लोकप्रियता मिली, तो उत्तर होना चाहिए आर.एल. स्टेन या आर.एल. स्टेन। इन्होंने यह सर्वेक्षण कब किया? अप्रैल 1942 में। गोसुंडी शिलालेख से हमें ज्ञात होता है, गोसुंडी शिलालेख कहां पर है? चित्तौड़ जिले के अंदर यह शिलालेख है। तो इस शिलालेख की मुख्य बात क्या है? एक तो राजस्थान के इतिहास की शुरुआत होती है, राजस्थान के इतिहास की शुरुआत होती है, इतिहास की शुरुआत होती है। दूसरी बात यह है कि गोसुंडी शिलालेख से हमें यह भी पता चलता है कि राजस्थान में आर्यों का आगमन शुरू हो गया था, आर्यों का आगमन शुरू हो गया था। मत्स्य जनपद में वर्तमान भरतपुर, अलवर व जयपुर के जिले आते हैं। और मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी साथियों? आप बता देंगे आसानी से, विराटनगर। और इसमें कौन कौन से जिले आते हैं राजस्थान के? बी से भरतपुर, ए से अलवर, जे से BAJ। आपको याद रखना शॉर्टकट में BAJ, बैज मतलब भरतपुर, अलवर और जयपुर। अब साथियों देखो बात आती है सरस्वती नदी की पुष्टि। इस नदी के मार्ग की सर्वप्रथम खोज, मतलब सरस्वती नदी के मार्ग की पुष्टि जो कि आर.एल. स्टेन ने अपने ज्योग्राफिकल सर्वे नाम से जो सर्वेक्षण किया था, उसमें उन्होंने घग्गर नदी को माना है कि वैदिक कालीन सरस्वती नदी माना है। इस बात की पुष्टि के लिए इतिहास में क्या होता है कि किसी भी बात की पुष्टि के लिए क्या होता है, उसकी प्रतिपुष्टि की जाती है। तो यह कार्य किसने किया? कादरी ने। कादरी कहां पर स्थित है? जोधपुर में। और कादरी का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल एरिड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ। अब बात करेंगे बाड़मेर तथा जालौर के दक्षिणी भागों में फैला क्षेत्र क्या कौन सा है? नेहेड़। अब पूछ ले, बाड़मेर और जालौर के दक्षिण में, बहुत ही उम्दा प्रश्न है और एग्जामिनर आजकल ऐसे विविधतापूर्ण प्रश्न लेके आता है कि बाड़मेर और जालौर के दक्षिण में फैला हुआ क्षेत्र क्या है? के नाम है साथियों? बिंगु नाम है नेहेड़। के नाम है? नेहेड़। उसका नाम है नेहेड़। नेहेड़ का अर्थ क्या होता है? जल का हृदय। जल का हृदय। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान कहां किया था? यह प्रश्न पूछ लेते हैं कई बार कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान कहां किया था? तो साथ ही उत्तर क्या होना चाहिए? बिना सोचे एक ही झटके में। कहां? पुष्कर में। पुष्कर में। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जयपुर के निकट आधुनिक बैराट महाभारत कालीन मत्स्य जनपद की राजधानी थी। अब मत्स्य जनपद कब का है? कब से अस्तित्व में? महाभारत काल से यह अस्तित्व में। और इसकी राजधानी क्या है? विराटनगर। विराटनगर।
यदि हमसे कोई पर्सन पूछ ले कि विराटनगर कब से अस्तित्व में, तो हमें पता होना चाहिए कि विराटनगर महाभारत काल से ही अस्तित्व में है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जयपुर के निकट आधुनिक बैराट महाभारतकालीन मत्स्य जनपद की राजधानी थी। हमने इस बिंदु की बात कर ली है। यहां पांडवों ने अपने अज्ञातवर्ष के, यहां अब याद रखने वाली बात क्या है, यहां पांडवों ने अपने अज्ञातवर्ष के लगभग कितने साल गुजारे थे? 13 वर्ष। 13 वर्ष। अब बात कर लेते हैं, अलवर को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? उलूक। आप पूछ रहे अलवर को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से अलवर को किस नाम से जानते थे प्राचीन काल में? उलूक। उलूक नाम से अलवर को प्राचीन काल में जानते थे। अब साथियों याद रखने वाली बात है कि देवी पुराण पुराणों का भांडाफोड़ नामक ग्रंथ किसने लिखा? ये कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता, पुराणों का भांडाफोड़, क्योंकि कई लोगों ने ऐसा बोला कि पुराणों में को यह भी कहा गया है कि यह डूबती हुई नाव है, ऐसा भी पुराणों को कहा गया है। तो ये किसने लिखा था? ज्योतिबा फुले ने। यह ग्रंथ किसने लिखा था? ज्योतिबा फुले ने। पुराणों की बात आई इसलिए मैंने इसी बात कर ली। देवी पुराण में उल्लेखित है कि 9 वनों में 9 वनों में से 5 वन राजस्थान में थे। मतलब देवी पुराण में उल्लेखित है कि भारत में जो 9 वन थे, जो प्रमुख 9 वन थे, भारत में जो प्रमुख 9 वन थे, उसमें से कितने वन राजस्थान में थे? 5 वन। 5 वन। क्या क्या नाम था? पुष्करण्य, अबुर्दारण्य, कामवन मतलब कामा, जम्बू मर्ग मतलब पुष्करण्य के पास में, मतलब पुष्कर के पास में जो अभयारण्य था उसके पास कौन सा? जम्बू मर्ग। और कौन सा था? मरु जंगल, जांगल प्रदेश, मतलब आधुनिक बीकानेर के आसपास का क्षेत्र। पाणिनि ने अष्टाध्यायी में 40 जनपदों को उल्लेख किया है। पाणिनि की जो पुस्तक है, पाणिनि की जो पुस्तक है अष्टाध्यायी, कितने जनपदों का उल्लेख है? 40। और महाभारत में कितने जनपदों का उल्लेख है? महाभारत में 250 जनपदों का, 250 जनपदों का। और अंगुत्तर निकाय में कितने जनपदों का उल्लेख है? 16 जनपदों का। मत्स्य लोगों का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। यदि कोई पूछ ले कि मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है, तो साथियों क्या उत्तर होना चाहिए? ऋग्वेद। मुख्य बात यह है कि मैं जब देखता हूं ना साथी विद्यार्थियों को, तो देखता हूं कि वो बोलते हैं सर इतिहास याद नहीं होती। इतिहास आसानी से याद हो सकती है। मैं देखता हूं कि जिन लोगों को इतिहास में कोई ज्ञान ही नहीं है, उन्होंने कुछ इस क्षेत्र में पद ही नहीं लिया है या कोई कार्य ही नहीं किया है, वो यदि आपको इतिहास पढ़ाएं तो वो वही पढ़ाएंगे जो रटी रटाई चीजें होती है, कुछ नया आपको बताने का कार्य नहीं करेंगे। तो मुख्य बात है इतिहास याद करने के लिए आपको इसमें घुस जाना है, इसके भीतर घुस जाना है और बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। 2-4 बार आप रटोगे और आप सोचो कि आप उस काल में हो। ऐसा सोचो कि मत्स्य जनपद की बात हो रही है तो आप सोच लो कि आप सोच लो कि भाई मैं उस काल में हूं और उसको कुछ ट्रिक से याद करो। मत्स्य मतलब मछली, मैं से मत्स्य मतलब मछली, जनपद मतलब जनपद,
जनता का निवास करने का स्थान, ऐसे करके याद करो जनपद। तो कहाँ हुआ है, उल्लेख हुआ है, ऋग्वेद में सुदास के विरोधियों के रूप में मिलता है। मतलब जो मत्स्य जनपद था वह सुदास के विरोधियों के रूप में कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। मत्स्य जनपद का शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी, क्योंकि प्राचीन काल में दो तरह की शासन व्यवस्था थी, राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक। मतलब राजतंत्रात्मक और गण मतलब राजतंत्रात्मक जहां पर राजा द्वारा शासन चलाया जाता था, और गणतंत्रात्मक मतलब जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन चलाया जाता था। तो अपने को अपन के याद रखना है, अपन इतिहास बहुत ही इंटरेस्ट तरीकों में पढ़नी है, ठीक है, जरा भी चिंता नहीं करनी है। यदि आप अपनों ने जो नोट्स तरीके में आपको पढ़ा रहे हैं, बहुत ही आसान तरीके में पढ़ा रहे हैं, यदि आप थे लोग इन याद करना सीख लियो तो थे बहुत ही आसानी सीख सको। और एक बात याद रखनी है, इतिहास शुरू में थोड़ी दोहरी लागे है, थोड़ी मुश्किल लागे है, जिया जिया थे अभ्यास कर सो थाने सोरी लाग सी, तो थे सिर्फ अभ्यास करो। और कोई भी दुनिया में एक दिन सीख, कोई भी पहलवान को नहीं बनियो, कोई भी की महान व्यक्तित्व को नहीं बनियो है, इसमें थोड़ा समय लगता है। यदि आप समय देंगे तो निश्चित ही रिजल्ट आएगा। एक दिन में कोई चीज किसी को नहीं मिलती है। यदि एक दिन में चीज मिलने लग गई तो एक बार प्रैक्टिस कर लो, फिर क्रिकेट में प्रैक्टिस की जरूरत ही नहीं है, फिर खेलते रहो मैच। क्यों प्लेयर निरंतर प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि फॉर्म में बने रहने के लिए। तो यहां भी तो आपकी फॉर्म है ना, कंपटीशन में जब बढ़िया फॉर्म में रहोगे तभी तो साथियों पास हो पाओगे। तो बस आप फॉर्म में आ जाएंगे, आप विश्वास जताइए, बस जो मैं पढ़ा रहा हूं उसकी आसान भाषा में पढ़ा रहा हूं, आप सिर्फ नोट्स बनाते रहे, रिजल्ट आएगा, चिंता ना करें। अब बात करते हैं, साल व चेदी मत्स्य जनपद के पड़ोसी थे। आप पूछ ले मत्स्य जनपद के पड़ोसी कौन कौन से थे। साल व चेदी, साल व चेदी जनपद मत्स्य के पड़ोसी थे। मत्स्य जनपद कुछ समय चेदी जनपद के अधीन भी रहा। मतलब मत्स्य जनपद जो था कुछ समय चेदी जनपद के अधीन भी रहा, क्योंकि चेदी और साल्व मत्स्य जनपद के पड़ोसी थे, और कुछ समय के पश्चात कुछ समय के लिए मत्स्य जनपद चेदी जनपद के अधीन भी रहा। सिकंदर के आक्रमण के कारण दक्षिणी पंजाब, बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन है, सिकंदर के आक्रमण के समय, सबको पता है कि सिकंदर का आक्रमण सिंधु नदी के किनारे से प्रारंभ हुआ था, और पंजाब के क्षेत्रों और कुछ क्षेत्र जम्मू के क्षेत्र तक उसका आक्रमण जारी रहा। तो जब उसका दक्षिणी पंजाब पर आक्रमण किया तो वहां रहने वाली सिवी, मालव, अर्जुनायन वह कुछ जातियां राजस्थान में आकर बस गई। कौन मुख्य जातियां कौन कौन सी थी। सिवी जाति कहां चली गई थी, मेवाड़ में जाकर बस गई थी। मेवाड़ उदयपुर के एरिया में जाकर बस गई थी। सिवी, मालव, अर्जुनैन आदि जातियां दक्षिणी पंजाब से राजस्थान में आ गई। साथियों अपने बात करेंगे अब मालव जनपद की। अब किसकी बात करेंगे, अपने मालव जनपद की बात करेंगे। राजस्थान में मालवों ने अपना प्रारंभिक केंद्र कहां बनाया। अब प्रश्न बनता है कि मालवों ने राजस्थान में अपना प्रारंभिक केंद्र कहां बनाया, तो उत्तर क्या होगा साथियों, बिल्कुल आसान है, जयपुर। कहां बनाया, जयपुर को अपना केंद्र बनाया। और कहां बनाया, जयपुर में मगरछल नामक स्थान पर। मगरछल, भाई मगरछल, उन्होंने जयपुर में अपना प्रारंभिक स्थान बनाया। कहां पर बनाया, मगरछल, जयपुर के पास मगरछल नामक स्थान पर को उन्होंने अपना प्रारंभिक केंद्र बनाया। टोंक से 40 किमी दक्षिण पूर्व में स्थित नगर या कारकोट नगर को
बसाया। टोक के मालवों ने क्या किया? मालवों ने क्या किया? टोक से 40 किमी दक्षिण पूर्व, यदि पूछ ले मालवों ने टोक से किस दिशा में जाकर नगर व कारकोट नगर बसाया, तो दिशा कौन सी पता होनी चाहिए? दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व। इसे नगर या कारकोट नगर भी कहा जाता है। मालव जनपद समुद्रगुप्त के समय तक स्वतंत्र रहा। मालव जनपद जो था समुद्रगुप्त के समय तक स्वतंत्र रहा। उसके पश्चात यह दास्ता के बंधनों में जकड़ा गया। शक शासक रुद्रदामन प्रथम के जूनागढ़ शिलालेख से यह पता चलता है कि राजस्थान पर शकों का अधिकार था। यदि यह पूछ ले किस अभिलेख से यह पता चलता है कि राजस्थान शकों के अधीन था, शकों के अधीन था, तो उत्तर क्या होगा दोस्तों भाइयों? उत्तर क्या होगा? सीधा जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख। यह जूनागढ़ अभिलेख किसका था? रुद्रदामन प्रथम शक शासक। जूनागढ़ अभिलेख ही एकमात्र ऐसा उल्लेख है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य व अशोक मौर्य दोनों का उल्लेख है। इस जूनागढ़ अभिलेख से ही हमें पता चलता है कि गुजरात के क्षेत्र में एक बड़ी झील सुदर्शन झील भी थी, जो कि सिंचाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। अष्टाध्यायी पर लिखे गए अपने भाष्य में मध्यमिका पर यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। अष्टाध्यायी पर जो लिखा गया था भाष्य, उसमें मध्यमिका पर यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। मध्यमिका किसको कहा गया है? चित्तौड़ को कहा गया है। चित्तौड़ को कहा गया है और इसको नगरी भी कहा जाता है। नगरी भी चित्तौड़ को नगरी और माध्यमिका दोनों कहा जाता है। सर्वतांत जो कि शिवी का शासक था, सर्वतांत के सिक्के राजस्थान में प्रारंभिक वैष्णव धर्म के विकास को जानने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्वतांत कौन था? गोसुंडी अभिलेख वाला सर्वतांत, गोसुंडी। यह अभिलेख कब का है? 2 ईसा पूर्व का है यह अभिलेख। और अब पूछ ले, यदि एग्जामिनर थोड़ा तेज बुद्धि वाला तो क्या अभी तक तो आपसे पूछ लेगा किस अभिलेख से, किंतु उसने यह पूछ लिया कि किस शासक के सिक्कों से यह पता लगता है कि राजस्थान में वैष्णव धर्म का प्रचार था। तो किसके सिक्कों से? सर्वतांत के सिक्कों से हमें यह पता चलता है। सूरसेन जनपद, जिसमें राजस्थान के पूर्वी अलवर और भरतपुर, करौली तथा धौलपुर के अधिकांश भाग आते थे। सूरसेन जनपद की बात करें साथियों, इसमें पूर्वी अलवर, भरतपुर, करौली, देखो पूर्वी अलवर, धौलपुर, करौली व भरतपुर के क्षेत्र सूरसेन जनपद में आते थे। और सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा। सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा। सूरसेन जनपद में राजस्थान के पूर्वी इलाके मत्स्य जनपद में आते थे। मत्स्य जनपद में मुख्य रूप से अलवर, भरतपुर, पूर्वी अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर के क्षेत्र शामिल थे। अब बात करेंगे साथी अर्जुनायन। ये कहां से आए थे? दक्षिणी पंजाब से आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि पंजाब पर यवनों मतलब सिकंदर के आक्रमण के कारण यह लोग राजस्थान की तरफ आए थे। भरतपुर अलवर क्षेत्र में, भरतपुर और अलवर, यदि प्रश्न पूछ ले कि अर्जुनायनों ने राजस्थान में कहां पर अपने जनपद स्थापित किए, तो भरतपुर और अलवर।
भरतपुर और अलवर में अपने जनपद स्थापित किए। और मुख्य बात है, कौन सी जाति जनपदकालीन, मतलब जनपदकालीन जाति अपनी विजयश्री के लिए प्रसिद्ध थी। तो यदि वो प्रश्न पूछ ले कौन सी जाति जनपदकालीन विजयश्री, जनपदकालीन जीत के लिए या जनपदकालीन सैनिक अभियानों में जीत के लिए प्रसिद्ध थी, तो कौन सा उत्तर होना चाहिए? अर्जुनायन। साल्व जनपद में अलवर जनपद का कुछ भाग आता था। साल्व जनपद में अलवर, साल्व में पूछ ले, साल्व जनपद में क्या आता था? साल्व जनपद में क्या आता था? राजस्थान का कौन सा भाग आता था? तो कौन सा? अलवर। और यहां पर किस धर्म का बोलबाला था? बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म का बोलबाला था। मौर्य काल में राजस्थान, गुजरात, सिंध व कोंकण क्षेत्र को अपर जनपद कहते थे। अब पूछ ले, मौर्य काल में राजस्थान, गुजरात, सिंध और कोंकण, मतलब राजस्थान, गुजरात, सिंध व कोंकण, राजस्थान, गुजरात, सिंध व कोंकण को मौर्य काल में किस नाम से जानते थे? अपर जनपद, अपर जनपद, अपर जनपद, अपर जनपद, अपर जनपद। कणसवा गांव से प्राप्त 738 ईस्वी के शिलालेखों से पता चलता है कि वहां मौर्य वंश राजा धवल का राज्य था। धवल का राज्य था। जो कणसवा गांव से प्राप्त, कणसवा गांव से कब का अभिलेख? 738। कणसवा गांव का 738 ईस्वी का अभिलेख यह सिद्ध करता है, याद रखें, यहां पे क्या याद रखना है कि कणसवा अभिलेख कब का? 738 ईस्वी का कणसवा अभिलेख। अब पूछ ले, किस अभिलेख से पता चलता है कि राजस्थान में मौर्यों का अधिकार था? और राजा कौन था? राजा कौन था? धवल। राजा कौन था? धवल। और अभिलेख कौन सा था? कणसवा। कब का अभिलेख था? 738 ईस्वी का, 738 ईस्वी का। बीकानेर के राजा इसी जांगल देश का स्वामी होने के कारण जांगलदर बादशाह की उपाधि धारण करते थे। सभी को पता होना चाहिए, बीकानेर के राजा, बीकानेर के शासक जांगलदर बादशाह की उपाधि धारण करते थे। इस कारण उनको जंगलदर बादशाह भी कहा गया है। के राजा इसी जांगल देश का स्वामी होने के कारण जांगलदर बादशाह की उपाधि धारण करते थे। सांबर से सीकर तक का क्षेत्र, सांबर से सीकर तक, या एक प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर यह बन गया है। सांबर से लेकर सीकर तक का क्षेत्र, सीकर, सांबर से लेकर सीकर तक का क्षेत्र क्या कहलाता था? अनंत प्रदेश, अनंत प्रदेश कहलाता था। तो साथियों, इसी के साथ हमारी आज की जो क्लास का वीडियो खत्म होता है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आगे और वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको यह टॉपिक आसानी से समझ में आ जाए। साथियों, मैंने सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर किया है। जो अनावश्यक सामग्री थी, जो किसी भी काम की नहीं थी, वो मैंने निकालकर इन सभी बिंदुओं को बहुत ही आसानी से कवर किया है ताकि आपको समझ में आए। और साथियों,
मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएंगे, आप इसको और अधिक लाइक और शेयर करेंगे। और एक बात आपको याद रखनी है कि आपको जो भी मेरे वीडियो मैंने बनाए उसकी कॉपी पेन लेकर उसके नोट्स उसी समय थोड़ी स्पीड कम करते हुए बना लेने हैं। निस्संदेह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले एग्जाम्स में इनसे बाहर एक भी पर्सन जाने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। इसी के साथ साथियों, गुड इवनिंग, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। मैं आपका अपना दोस्त असिस्टेंट प्रोफेसर धीरज शर्मा।